हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम आपका साइंस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट का ही पेपर है और पहला प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। आज से हम रेलवे ग्रुप डी की साइंस का, ठीक है, जितने भी पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसको देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सभी के प्रैक्टिस सेट को करा रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, स्टैटिक जीके भी करा रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये ऑप्शन है द्रव्यमान, आकृति, चाल, भार। तो कौन सी ऐसी चीज है जो निरंतर बदलती रहती है? असंतुलित बल कार्य करने का मतलब है कि एक तरफ से ज्यादा बल लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ से कम बल लगाया जा रहा है। तो जब असंतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी हमेशा चाल बदलती रहेगी, क्योंकि एक ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एक कम फोर्स लगा रहा है। तो जो जिसका ज्यादा है वो उसको खिसका देगा, तो उसकी चाल हमेशा चेंज होती रहेगी। तो क्या है इसका ऑप्शन? चाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेकंड नंबर का। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। मतलब नहीं वाला ऑप्शन बताना है। अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, विराट कोहली या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो देखिए इसमें कौन सा ऑड वन आउट करना है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं, थॉमस अल्वा एडिसन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये भी साइंटिस्ट हैं। तो इसमें जो ऑप्शन विराट कोहली क्या है, ये अलग है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। इन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति हुई करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोणीय बल या अभिकेंद्री बल। तो जो केंद्र की तरफ लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, नहीं इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इंग्लिश में। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि बाहर की तरफ लगता है। जैसे कि मान लो कोई वस्तु ऐसे है, घूम रही है ऐसे, तो रस्सी से मान लो ये पकड़ा हुआ हमने रस्सी से, तो इसके अंदर की तरफ जो बल लगता है, इसको रस्सी जो खींच के रखता है ये, तो उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। इसके बाहर की तरफ जो लगेगा उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। ठीक है, जैसे अपकेंद्री बल के उदाहरण है, जैसे घी निकालते हैं, मट्ठा चलाते हैं तो उस समय, और घूमती हुई मेज पे कोई बैठा है तो बाहर की तरफ बल लगेगा। तो ये सब इसके उदाहरण है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है? तो मछली, मगरमच्छ, मेंढक या कबूतर। गर्म रक्त प्राणी मतलब जो नियततापी होते हैं। गर्म रक्त का मतलब होता है नियततापी। नियततापी मतलब उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जैसे कि मनुष्य हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ऐसे ही बताना है नियततापी कौन सा है। तो देखिए जितने भी पानी में रहने वाले मछली, मेंढक, मगरमच्छ, पानी में रहने वाले हैं वो सब अनियततापी होते हैं, अनियततापी होते हैं। तो नियततापी कौन सा बचा? कबूतर। ठीक है, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं वो नियततापी होते हैं। जितने भी क्रोकोडाइल जैसे सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स सरीसृप, वो अनियततापी होते हैं, और उभयचर भी अनियततापी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? मतलब अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उनको उत्पन्न यानी प्रोड्यूस कर सकता है। तो पतंगा, हाथी, शार्क या पारपोइसेस। तो इसमें पराध्वनिक ये जो डी वाला है ये पारपोइसेस क्या है, ये जल में रहने वाला एक
ठीक है, डॉल्फिन की तरह दिखता है। ये पराध्वनिक यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जैसे और भी कर सकते हैं, जैसे चूहा है और तुम्हारा चमगादड़ है, ये भी हमारा पराध्वनिक तो उत्पन्न करते हैं। ठीक, पराध्वनिक तरंगें कौन सी होती हैं? जो 20 के हर्ट्ज से जो ज़्यादा होती है, 20 के हर्ट्ज से जो ज़्यादा उनकी वो होती है फ्रेक्वेंसी जो होती है एफ, उनको पराध्वनिक बोलते हैं। अगला 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है? 7 से कम होता है, तो जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उनको बोलते हैं अम्लीय, और 7 से ज़्यादा जिनका पीएच वैल्यू होता है उनको बोलते हैं क्षारीय। तो मतलब अम्लीय वाला देखना है। पहला अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें देखो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। इसको धोवन सोडा भी बोलते हैं, यानी कि जो धोने के काम आता है, कपड़े धोने का। सोडियम क्लोराइड आप जानते हो कि नमक NaCl होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो ऑप्शन है मतलब 7 से कम, यानी ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका पीएच 7 से कम होता है, इसका पीएच होता है 5.35। 7 से कम है तो यही होगा ऑप्शन में। ठीक है, बाकी इसका जो होता है 11 होता है, इसका 8.3 होता है, इसका 7 होता है, तो इस तरीके से होते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन, कितने जल के अणु बाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित होते हैं? यानी एक मॉलिक्यूल बताने हैं, बाशिंग सोडा अभी बताया है। ठीक है, बाशिंग सोडा कौन सा होता है? जिससे कपड़े धुले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H, ये 10 है, CO2 10H2। ठीक है, ये होता है। तो इसमें मॉलिक्यूल बताना जल, तो किसमें कितने 10H2, 10H2 मतलब 10 है। तो देखो ये पहला ऑप्शन ही 10 है। ठीक, तो ये 10 इसके हो जाएंगे। अगला 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? लैटिन भाषा से किसका प्रतीक लिया गया है? आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्युमिनियम। देखिए आयरन का जो होता है Fe होता है, कार्बन का C होता है, एल्युमिनियम का Al होता है और क्लोरीन का Cl होता है। ये इसके प्रतीक होते हैं। तो इसका जो है आयरन का क्या है? इसको बोलते हैं फेरस, फेरस बोलते हैं इसको। ठीक, इनके सभी के फर्स्ट लेटर लिए गए हैं, यानी इंग्लिश से हैं। तो इसका देखो आयरन से आई से स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्या है Fe, तो ये क्या है लैटिन का है, तो इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिए 9वां, निषेचित अंडा युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो जो निषेचित अंडा होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, युग्मनज इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। तो ये कब बनता है? जब हमारा अंडा यानी एग और स्पर्म यानी कि जो मेल और फीमेल का जो स्पर्म होता है मेल का, और फीमेल का जो एग होता है वो मिल जाते हैं, तब जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद में ये जो कहाँ पे आ जाता है ये बताना है। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय या योनि। तो इसको देखो जब जाइगोट जाइगोट जब आता है तो ये गर्भाशय में आकर चिपक जाता है दीवार से। ठीक है, अच्छा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में जो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? यानी ऑक्सीजन किस प्रोसेस से निकलती है बताना है। बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या मलत्याग। ऑक्सीजन किस में निकलती है बताना है, बताओ। तो देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो क्या होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है, इसमें किस किस की जरूरत होती है? एक तो CO2 चाहिए, 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 6 H2O के, तब हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, यानी कि C6H12O6। और 6 जो है वो बनते हैं पानी के अणु, और 6 ऑक्सीजन के। ठीक है ना, इस तरीके से बनते हैं।
तो क्या निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है बी वाला, इसमें निकलती है आपकी ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कैसे निकलती है, तो हमारा जो पानी होता है, जो ये जड़ों के थ्रू लेते हैं, वहाँ से पानी को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो कॉपर, लेड, सिल्वर या एल्युमिनियम। तो देखिए, धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये सभी धातु ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो एल्युमिनियम है, ये इसका ऑप्शन ये रहेगा, ये अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन रिलीज करेगी, क्योंकि ये कॉपर, सिल्वर और लेड ये धातु जो है पानी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। 12वां क्वेश्चन, सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता क्या होती है, यानी वैलेंसी के बतानी है। ए 432, बी 012 या 123 210। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन रहेगा। देखिए, धनात्मक तत्व बताना, विद्युत धनात्मक तत्व कौन से होते हैं, जिनकी संयोजकता जो है क्या आवर्त सारणी में जो लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं वो सब होते हैं। तो जो 1 से 3 तक जिनकी संयोजकता होती है, यानी कि बाहरी सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं की उनको विद्युत धनात्मक तत्व बोलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। तीसरे नियम का उदाहरण बताना है न्यूटन का, कौन सा है। पहला है, जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद को के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। अब इनमें से बताना है। तो तीसरा नियम क्या कहता है, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन का नियम बोलते हैं। और ये जो है, जैसे रॉकेट हमारी चलती है, इसी पे तीसरे नियम पे काम करती है। ये संवेग संरक्षण के नियम पे काम करती है। तो इसी तरीके से बताना है। तो ये रॉकेट ही है, तो बी ऑप्शन रॉकेट लॉन्च करना। ऐसे ही जैसे नाव होती है, तो नाव भी इसी नियम का पालन करती है, न्यूटन का तीसरा नियम। और बंदूक से गोली चलाते हैं, वो भी इसी नियम का पालन करती है। तो इन सबको ध्यान रखना है। 14 प्रश्न, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे कहा जाता है लैंगिक जनन, विखंडन, पुनर्जनन और वनस्पतिक जनन। तो इसमें ये बोला है कि जो पौधा होता है उसके शरीर का कोई पार्ट ले लिया जाए, जैसे कि पत्ती ले ली जाए या तना ले लिया जाए, ठीक है ना, या जड़ ले ली जाए, तो उससे उसमें क्या होगा, उसको अगर हम दूसरी जगह लगा देंगे तो उसका हो जाएगा, पौधा बन जाएगा नया। जैसे कि गुलाब का फूल है, जैसे गुलाब होता है उसकी लकड़ी लगा देते हैं, गन्ने को काट के लगा देते हैं, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं वनस्पतिक जनन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, तो इसमें ये होता है, ये एक तो होता है लैंगिक जनन, ठीक है, और ये जो है अलैंगिक जनन के उदाहरण है तीनों, ये लैंगिक जनन। तो ये किसका उदाहरण है, ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पत्ती, तना, ठीक है, फूल के अलावा जिस भी भाग से जनन होता है उसको अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। 15वां प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान बताना कितना होता है। ए 6 × 10⁻24 kg, बी 6 × 10⁻24 kg, सी 6 × 10⁻23 kg, डी 6 × 10⁻23 kg। तो इसका जो ऑप्शन है बी है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है वजन पृथ्वी का। पृथ्वी जो हमारी है वो 23 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है। 16वां प्रश्न, ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस अवस्था में गमन करती है, निर्वात, गैस, ठोस, द्रव। तो देखो, जो ठोस में सबसे ज़्यादा चलती है, जो जितना ठोस होगा उसमें ही ज़्यादा गमन करेगी, ठीक है, ध्वनि। 17वां प्रश्न,
निम्न में से कौन सा ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये तीनों अवस्था में कौन पाए जाते हैं? धातु, अक्रिय गैस, उपधातु या अधातु। तो तीनों अवस्थाओं में ये अधातु रहते हैं। ये आवर्त सारणी में जो लेफ्ट साइड में रहते हैं तत्व जितने भी हैं वो अधातु होते हैं। तो एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, उसका नाम ब्रोमीन है। इसको भी पूछता है अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में रहती है। एक ये है। अधातुओं की संख्या है 22 पीरियोडिक टेबल में। ठीक। 18 में देखिए, किसी क्षेत्र पावर लाइन के एकदम नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। तो मतलब जब पश्चिम से हम देख रहे हैं तो जैसे हॉरिजॉन्टल जो होता है, जैसे लाइन आ रही है, तो लाइन जो है पावर लाइन ये हॉरिजॉन्टली होती है। तो इनमें अगर तुम पश्चिम दिशा से देखोगे तो वो धारा जो है तुम्हारी तरफ आती हुई दिखेगी ना, पूर्व से पश्चिम आ रही है, मतलब तुम जिधर उधर ही आ रही है। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी दिशा बतानी, डायरेक्शन। पहला दक्षिणावर्त, वामावर्त, धारा के प्रवाह के समांतर, और डी धारा के प्रवाह के लंबवत, ये बताना है। तो देखिए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम डायरेक्शन देखें तो कौन सा नियम लगाते हैं? तो जो दाएं हाथ थंब रूल लगा सकते हो, है ना, अंगूठा का नियम। इसमें क्या होता है, या फिर कॉक स्क्रू रूल लगा सकते हो। इसका ऑप्शन है दूसरा, वामावर्त दिशा में। ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।